Good morning, everyone. Welcome to Shiksha Alliance. Before starting daily current affair, first of all, I want to wish all of you happy Navaratri from Shiksha Alliance team. Now let's move to current affairs topic. Our first topic is World Food Day. वर्ल्ड फूड डे एक इंटरनेशनल डे है जो कि 16 अक्टूबर को हर एक साल मनाया जाता है। इस साल का थीम क्या है? ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। तो पूछ सकता है वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, वह इसका थीम क्या है? ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑनर में जो इनके फाउंडिंग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन था यूनाइटेड नेशन का 1945 में। उस समय से 1979 में फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया गया था कि ये एक एक्शन है अगेंस्ट हंगर, ठीक है, यानी हंगर के खिलाफ लिया जाने वाला ये एक एक्शन है वर्ल्ड फूड डे। अब ये जो डे है सेलिब्रेट किया जाता है वाइडली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कि कंसर्न रखते हैं फूड सिक्योरिटी से, जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, UNHRC। तो ये जो है इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। तो जो UNHRC है वो यूनाइटेड नेशन सिस्टम का ही एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड पे। तो ये फिर आपका इंपॉर्टेंट है कि UNHRC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसको फाउंड किया गया था 2006 में, और ये जो था UNHRC इसने रिप्लेस कर दिया जो पहले था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट को, ठीक है। दैट हैज़ बीन स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, जिसको कि पहले क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि वो अलाउ करता है कंट्रीज़ को जिसका पुअर ह्यूमन राइट रिकॉर्ड है कि वो भी मेंबर बन सकते थे। तो इसी कारण उसको रिप्लेस करके UNHRC लाया गया। अब इसका फंक्शन क्या है? तो ये इन्वेस्टिगेट करता है एलिगेशन ऑफ ब्रीच ऑफ ह्यूमन राइट इन UN मेंबर स्टेट, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेट करेगा कि कोई जो एलिगेशन इसके ऊपर आरोप लगा है कि कोई फंडामेंटल राइट का ब्रीच हुआ है UN मेंबर स्टेट के बीच में। ये एड्रेस करता है इंपॉर्टेंट थीमेटिक ह्यूमन राइट इश्यू को, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वुमेन राइट हो गया, LGBT राइट हो गया, राइट ऑफ रेशियल एंड इथनिक माइनॉरिटी हो गया। ये सब चीज़ों को वो एड्रेस करेगा। UNHRC जो है वो वर्क कर रहा है क्लोजली विद द ऑफिस ऑफ हाई कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट के साथ। जो काउंसिल है उसमें 47 मेंबर स्टेट है जो कि इलेक्ट किए जाते हैं UN जनरल असेंबली के द्वारा। काउंसिल का मेंबरशिप जो है वो बेस्ड है इक्विटेबल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अनुसार काउंसिल का मेंबरशिप बेस्ड है। और मेंबर जो काउंसिल के है वो 3 साल के पीरियड के लिए चुने जाते हैं एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन। और इमीडिएट री इलेक्ट नहीं हो सकते आफ्टर सर्विंग 2 कंजिक्यूटिव टर्म, यानी 2 टर्म सर्व करने के बाद तुरंत उसको री इलेक्ट नहीं किया जा सकता। इंडिया जो है UNHRC का मेंबर 3 इयर्स बिगिनिंग भी था, जनवरी 1 2019 से बना है। इंडिया प्रीवियसली, इसके पहले इंडिया कब था तो 2011 से 14 के टेन्योर पे और 2014 से 17 के टेन्योर पे रह चुका है, ठीक है। उसके बाद आपका गैप हो गया 2 साल कंजिक्यूटिव ले लेने के बाद। उसके बाद फिर इस बार इंडिया 2019 में इसका मेंबर बन गया। अब न्यूज़ में ये आया क्यों? तो पाकिस्तान अलॉन्ग विथ चाइना, रशिया और क्यूबा वो इलेक्ट हुआ है इस बार UNHRC के काउंसिल में, डिस्पाइट जो उनके ऊपर ह्यूमन राइट का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी ख़राब है, चाइना का, पाकिस्तान का, क्यूबा का, आपको पता ही है। उसके बावजूद वो लोग इलेक्ट हुए हैं। तो UN स्टेट सेक्रेटरी जो है वो बोल रहा है कि UN बॉडी का जो टास्क था डिफेंड करने का ह्यूमन राइट को, वो इस इलेक्शन में पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भानु अथैया। तो भानु अथैया है कौन? तो इंडिया की पहली ऑस्कर विनर कॉस्ट्यूम डिजाइनर है भानु अथैया, जो कि जिनका कि निधन हो गया है मुंबई में आफ्टर प्रोलॉन्ग इलनेस के बाद। उसके बाद 91 की थी वो, उसके बारे में हम जान लें। तो भानु अथैया 1929 टू 2020 वो एक इंडियन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जो कि वर्क की है मोर देन 100 फिल्म्स में। उनको एकेडमी अवार्ड भी मिला है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए अपने वर्क के लिए 1982 के फिल्म गांधी के लिए। और वो पहली इंडियन है जिसको कि एकेडमी अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे ये पूछ सकता है कि फर्स्ट इंडियन जिसको कि एकेडमी अवार्ड मिला है अब एकेडमी अवार्ड बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए, क्योंकि रिसेंटली अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी डाइट करता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अब 2012 में अथैनिया रिटर्न हर ऑस्कर टू द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस फॉर सेफ कीपिंग। और 2012 में अथैनिया ने अपने ऑस्कर को रिटर्न कर दिया था मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस को उसके सेफ कीपिंग के लिए। उनको 2 नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है, पहला गुलजार मिस्ट्री ड्रामा लेकिन के लिए 1990 पे, और दूसरा पीरियड फिल्म लगान के लिए जिनको कि डायरेक्ट किया था आशुतोष गावरकर ने 2001 में। नेक्स्ट टॉपिक है आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड। तो ये नाम बता रहा है आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड, यानी आर्म फोर्स से रिलेटेड ही कोई फंड है। तो कंट्रीब्यूशन टू आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80G5 क्लॉज 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी जो भी कंट्रीब्यूट अगर कोई भी करेगा आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड के अंदर तो इनकम टैक्स से उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा सेक्शन 80G5 क्लॉज 6 से। जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो डिपार्टमेंट है एक्स सर्विसमैन का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, वो काम कर रहा है वेलफेयर के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए वार विडोज़ को, वॉर्स ऑफ मार्शियल सोल्जर और एक्स सर्विसमैन को। ये किया जा रहा है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा आइडेंटिफाई करके उनके पर्सनल नीड को, जैसे कि कितना ग्रांट की उनको जरूरत है, चिल्ड्रन के एजुकेशन में कितना खर्च होगा, फनरल ग्रांट, मेडिकल ग्रांट, ऑर्फन और डिसेबल चिल्ड्रन ग्रांट, इस टाइप के ग्रांट के हिसाब से
जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड के लिए, जिसमें कंट्रीब्यूशन जो है रिसीव किए जाएंगे जनरल पब्लिक के द्वारा। आर्म फोर्स फ्लैग डे के जब मनाया जाएगा 7 दिसंबर को एवरी ईयर मनाया जाता है, उस समय में गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है सारे सिटीजन को वो कनेक्ट करे जो है वार विडोज का, एक्स सर्विसमैन का, वार्ड ऑफ मार्टियर शोल्डर का, एंड कंट्रीब्यूट करे आर्म फोर्स फ्लैग डे पे। फंड जो होगा वो सॉलिडेरिटी विद द शोल्डर एंड देयर नेक्स्ट ऑफ किन और डिपेंडेंट के काम आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कपिला प्रोग्राम, जो कि पीआईबी के न्यूज़ है, तो ज़्यादातर पीआईबी के न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च कपिला कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी लिटरेसी एंड अवेयरनेस एजुकेशन कैंपेन। ठीक है, तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया कपिला प्रोग्राम को अगर पूछा जाए तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कपिला प्रोग्राम को लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया? तो टू ब्रिंग अवेयरनेस टुवर्ड द पेटेंटिंग ऑफ इन्वेंशन। तो किस लिए? तो अवेयरनेस लाने के लिए, जो पेटेंटिंग होता है इन्वेंशन का, उसके लिए। पेटेंट कोई भी चीज़ अगर इन्वेंट होता है तो उसका पेटेंट लेना पड़ता है कि हाँ ये इस कंट्री के द्वारा व इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा व इसके द्वारा डेवलप किया गया है, ताकि उसमें उसका अधिकार हो जाता है जब तक पेटेंट रहता है उसका। कपिला का फुल फॉर्म क्या है? कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। अंडर दिस कैंपेन, इस कैंपेन के अंदर क्या होगा? स्टूडेंट जो कि एजुकेशन ले रहे हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा करेक्ट सिस्टम ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस की, क्या करेक्ट सिस्टम एप्लीकेशन प्रोसेस का पेटेंटिंग के लिए अपना इन्वेंशन का, और उनको अवेयर किया जाएगा कि क्या उनका अधिकार है। क्योंकि बहुत सारे को उनका अधिकार नहीं पता रहता है, वह कैसे पेटेंट करना नहीं पता होने के कारण वो पेटेंट नहीं करवा पाते हैं, और अदर पर्सन इसका फ़ायदा उठा के अपने नाम पे उनके इन्वेंशन को पेटेंट करवा लेता है। ये प्रोग्राम फैसिलिटेट करेगा कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को, कि वो इंकरेज करे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को कि वो अपना पेटेंट को फाइल करे। जो इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल जो 2.0 का एनुअल रिपोर्ट है वो भी प्रेजेंट किया जाएगा इस ओकेशन पे, और लॉन्च किया जाएगा इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल 3.0 को। ये जो है डिसाइड किया गया कि सेलिब्रेट किया जाएगा अक्टूबर 15 से 23 का जो वीक है, इसी के लिए एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक के रूप में जो इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल 3.0 का वेबसाइट भी इसी ड्यूरेशन पे लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन NGTA। तो ये आपका इकोनॉमिक सेक्शन है। तो इम्प्रूव करने के लिए फंक्शनिंग को आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन को लाएगा, ताकि वो मैनेज कर सके कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज एंड गोल्ड रिजर्व को। तो ये किस लिए NGTA को लाया जा रहा है? तो कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड रिजर्व को मैनेज करने के लिए। आरबीआई के अनुसार जो NGTA है ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगा। तो ये क्या होगा? तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो कि आपको स्केलेबिलिटी, मैन्यूवरेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा न्यू प्रोडक्ट को लेकर, सिक्योरिटीज़ को लेकर, साथ साथ सपोर्ट करेगा मल्टी करेंसी ट्रांजैक्शन पे और सेटलमेंट में भी। ये सपोर्ट करेगा बहुत सारा ट्रांजैक्शन एसेट क्लासेस लाइक जैसे कि फिक्स इनकम हो गया, फॉरेक्स हो गया, मनी मार्केट हो गया, गोल्ड हो गया, इस टाइप का जो ट्रांजैक्शन होता है उस पर भी ये मदद करेगा नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन। ये जो है मैनेज करेगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मोर एफिशिएंट वे पे, रिस्क जो है उसको और कम करेगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, और डील करेगा अलग अलग एसेट्स के क्लासेस और रिपोर्टिंग से। फीचर्स क्या है NGTA का? तो जो NGTA है वो एक ऑटोमेटिकली फेच करेगा ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मतलब ये खुद से सारा डाटा को फेचअप कर लेगा जो भी ज़रूरी है सिक्योरिटी व कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से। ये सपोर्ट करेगा सारे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कन्वेंशन को, टुडे काउंट से लेकर इंटरेस्ट कंप्यूटेशन करने में, हॉलीडे लॉजिक, सर्ट पीरियड, डिविडेंड, एक्स डिविडेंड, कैश फ्लो और कूपन जितना चीज़ इन्वॉल्व है इसमें, उस सब को ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो गोल्ड में तो जो NGTA है वो सपोर्ट करेगा परचेज, सेल, डिपॉजिट, जिसमें कि रोल ओवर और प्री मैच्योर विड्रॉल की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, और मैच्योरिटी में गोल्ड डिपॉजिट का क्या होगा? एग्जैक्ट व अंडर व ओवर डिलीवरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये PIB पे आया हुआ था, इस कारण फिर से बनाया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आपने पहले ही जान लिया। तो 75th एनिवर्सरी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का 16 अक्टूबर 2020 को हो गया है। इस खुशी में PM ने रिलीज़ किया एक कॉइन 75 रुपीज़ का। ठीक है, अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है क्या, हम ये जान लें। तो ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर, जो कि इंटरनेशनल एफर्ट ले रहा है किस लिए? हंगर को हराने के लिए, एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, और इंप्रूव करने के लिए न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी को। तो इसका 75th एनिवर्सरी हो गया, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस ड्यूरेशन में न्यू कॉमरेटिव कॉइन रिलीज किया गया, ये है क्या, कब फाउंड किया गया? तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे फ्रेमअप किए जा सकते हैं। इसको फाउंड किया गया था अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रोम पे। ये मेंटेन करता है रीजनल एंड फील्ड ऑफिसेस को अराउंड द वर्ल्ड, ऑपरेटिंग इन ओवर 130 कंट्री में ये मेंटेन करता है। ये रिसर्च का काम, साथ साथ टेक्निकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट में, एजुकेशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑपरेट करता है, डाटा को कलेक्ट करता है एग्रीकल्चर आउटपुट से प्रोडक्शन और डेवलपमेंट को लेकर। इसमें 197 मेंबर स्टेट है। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्न किया जाता है बाइनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जिसमें कि हर एक मेंबर कंट्री और यूरोपियन यूनियन जिसमें कि इलेक्ट करते हैं 49 मेंबर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को।
जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो सर्व करता है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में। इंडिया और फूड एंड एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या है, रिश्ता कैसा है? तो इंडिया का हिस्टोरिक एसोसिएशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर डॉक्टर विनय रंजन सेन जो थे वो डायरेक्टर जनरल बने थे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ड्यूरिंग 1956 से 1967 के समय पे। अब आप सोचिए उस समय देश आपका आज़ाद हुआ 1947 में, और इतने कम ड्यूरेशन के अंदर ही 1956 में इंडिया उस रिश्ते तक पहुंच चुका था कि डायरेक्टर जनरल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आपका इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे। अब जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसको कि नोबेल पीस प्राइज दिया गया है 2020 में, वो भी इस्टेब्लिश किया गया इसी समय पे। इंडिया ने प्रपोज किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्स 2016 पे, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 के लिए उसको भी इंडोर्स किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें आपको ये भी पता चल गया कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्स कब था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब इंडिया ने प्रपोज किया है, तो ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना जो है वो है क्या, और थैलेसीमिया होता है क्या, हम ये जानेंगे इसमें। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है सेकेंड फेज थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का। किसके लिए, तो अंडर प्रिविलेज थैलेसीमिक पेशेंट के लिए। इस स्कीम को लॉन्च 2017 में ही किया गया था। ये उसका सेकंड फेज है जो कि आपका 2020 पे लॉन्च किया गया है। अंडर कोल इंडिया CSR फंडेड हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये कोल इंडिया CSR के द्वारा फंड किया जा रहा है। ये है क्या, तो ये एक हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम है, तो इसमें स्टेम सेल को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसका मकसद क्या, वन टाइम क्योर अपॉर्चुनिटी देना हेमोग्लोबिनोपैथीज लाइक थैलेसीमिया व सिकल सेल डिजीज पेशेंट को जिनका मैच हो जाए फैमिली डोनर के साथ, तो उसको एक बार क्योर का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है इस योजना के तहत। जो इनिशिएटिव है वो टारगेट करेगा कि वो प्रोवाइड करे फाइनेंशियल असिस्टेंस टोटल 200 पेशेंट को बाय प्रोवाइडिंग अ पैकेज कॉस्ट, जिसके लिए वो एक पैकेज कॉस्ट सेलेक्ट किया हुआ है, नॉट एक्सेडिंग ₹10 लाख पर SSCT। ये 10 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब थैलेसीमिया है क्या, ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। डायरेक्ट पूछ ले तो ये क्या है, इनहेरिट है, यानी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पर चला जाने वाला ब्लड का डिसऑर्डर है। कैरेक्टराइज बाय लेस ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है वो कम लेके जाता है, एंड फ्यूअर रेड ब्लड सेल, और बहुत कम ब्लड सेल्स बनता है रेड ब्लड सेल शरीर पे, बॉडी पे नॉर्मल कंपेरिजन पे। व्हेन देयर इज नॉट इनफ हेमोग्लोबिन, अगर इनफ हेमोग्लोबिन नहीं हो तो बॉडी का रेड ब्लड सेल अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, एंड लास्ट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, और वो क्या होगा, उसका जो ड्यूरेशन है उससे कम समय तक रहेगा। इस कारण क्या है, फ्यूअर हेल्दी रेड ब्लड सेल ट्रेवल करेगा ब्लड स्ट्रीम पे। इसका सिम्टम्स क्या है, फैटिक लगना, वीकनेस आना, पेलनेस और स्लो ग्रोथ होना। माइल्ड फॉर्म में नॉट नीड ट्रीटमेंट, अगर माइल्ड फॉर्म है तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। सीवियर फॉर्म में क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, और डोनर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, वह डोनर स्टेम के सेल को ट्रांसप्लांट किया जाता है अगर सीवियर फॉर्म है तो। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू सेफार्ड रॉकेट सिस्टम। तो न्यू सेफार्ड रॉकेट सिस्टम जो है उसका मकसद अभी क्या है कि वो टूरिस्ट को स्पेस में सक्सेसफुली कंप्लीट लेके जाए। अपना 7th लॉन्च किया इस बार। तो न्यू सेफर्ड जो कि नाम पड़ा है एस्ट्रोनॉट एलन सेफर्ड के नाम पे। वो पहले अमेरिकन थे जो कि स्पेस में गए थे और फ्लाइट किए थे स्पेस में ओवर 100 किलोमीटर अबव दी अर्थ, यानी अर्थ के 100 किलोमीटर अबव तक, एंड एकोमोडेट किए थे एक पेलोड को भी। इसेंशली ये एक रॉकेट सिस्टम है जो आपका न्यू सेफर्ड रॉकेट सिस्टम, वो एक रॉकेट सिस्टम ही है जिसको डिजाइन किया गया ताकि वो एस्ट्रोनॉट व रिसर्च पेलोड को करमन लाइन के पास ले जाए। करमन लाइन है क्या, तो ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बाउंड्री है स्पेस का। जो आइडिया था कि प्रोवाइड किया जाए इजियर और मोस्ट कोस्ट इफेक्टिव एक्सेस स्पेस के लिए। पर्पस इस एकेडमिक रिसर्च का, कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इंटरप्रेन्योर वेंचर का यही है। इसको बनाया गया है अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस स्पेस कंपनी, जिसको कि हम ब्लू ओरिजिन के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा 2018 में ब्लू ओरिजिन जो था वन ऑफ द 10 कंपनीज था जिसको कि सिलेक्ट किया गया था नासा के द्वारा टू कंडक्ट स्टडीज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। वो कंडक्ट करेगा स्टडीज़ को एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, और कलेक्ट करेगा जो प्रोसेस जिसका की जरूरत पड़ेगा स्पेस बेस्ड रिसोर्सेज के लिए अपने मिशन के लिए मून्स और मार्स पे। ये काम कैसे करता है ये जो रॉकेट सिस्टम है, तो रॉकेट सिस्टम का 2 पार्ट है, एक तो केबिन व कैप्सूल और दूसरा रॉकेट और बूस्टर। जो केबिन है वो एकोमोडेट करेगा एक्सपेरिमेंट फ्रॉम स्मॉल मिनी पेलोड अप टू 100 kg तक का पेलोड को वो ले जाएगा। केबिन को डिसाइड किया गया है 6 पीपल एंड सीट अटॉप 60 फीट टॉल रॉकेट पे वो 6 पीपल तक को ले जा सकता है। सेपरेट फ्रॉम इट, और सेपरेट कर जाएगा बिफोर क्रॉसिंग दी करमन लाइन को क्रॉस करने के पहले। आफ्टर विच उसके बाद क्या है, दोनों व्हीकल फॉल बैक टू अर्थ की तरफ गिरेंगे। सिस्टम पूरी तरीके से रियूजेबल है तो इससे कॉस्टिंग आपका कम हो जाएगा। वर्टिक टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग स्पेस व्हीकल जो कि एक्सलेट करेगा 2.5 मिनट बिफोर द इंजन कट ऑफ के 2.5 मिनट पहले टेक ऑफ करेगा। आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम द बूस्टर, बूस्टर से सेपरेट होने के बाद जो कैप्सूल है वो वापस से फ्री फॉल स्पेस में फ्री फॉल हो जाएगा, जबकि बूस्टर पर खुद से ऑटोनोमसली कंट्रोल करेगा वर्टिकल लैंडिंग को अर्थ पे। जो कैप्सूल है लैंड बैक करेगा पैराशूट की मदद से वापस। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल अथॉरिटी फॉर रिसाइकलिंग ऑफ शिप। अब जो आपका शिप है यूज हो रहा है तो उसको रिसाइकल की भी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए एक अथॉरिटी है। सेंटर ने नोटिफाई किया है कि जो डायरेक्टर जनरल होंगे शिपिंग के एज दी नेशनल अथॉरिटी फॉर रिसाइकलिंग ऑफ शिप, वो नेशनल अथॉरिटी होंगे रिसाइकल करने के लिए शिप को। कौन, तो डायरेक्टोरेट जनरल। नोटिफिकेशन इश्यू किया गया अंडर सेक्शन 3 ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट 2019 के तहत। रोल और फंक्शन क्या होगा, एक एपेक्स बॉडी के रूप में जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग होंगे उनको ऑथोराइज किया जाएगा कि वो एडमिनिस्टर करे, सुपरवाइज करे और मॉनिटर करे जितने भी एक्टिविटीज रिलेटिंग है शिप के रिसाइकल को लेकर
के कंट्री पे ये फाइनल अथॉरिटी होगा वेरियस अप्रूवल के लिए, जो कि ज़रूरत पड़ता है शिप रिसाइकलिंग यार्ड पे ऑनर्स के एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए। हांगकांग कन्वेंशन फॉर शिप रिसाइकलिंग, अब जब शिप का बात है तो इसके लिए एक हांगकांग कन्वेंशन है शिप को रिसाइकल को करने के लिए। तो अंदर शिप रिसाइकलिंग एक्ट 2019, जो शिप रिसाइकलिंग एक्ट 2019 है, इंडिया ने एक्सीड कर लिया हांगकांग कन्वेंशन को शिप रिसाइकलिंग अंडर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया था हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन को फॉर सेफ एंड इन्वायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप। तो हांगकांग कन्वेंशन है किस चीज़ के लिए, तो शिप रिसाइकलिंग के लिए है। इसका सेफ रिसाइकलिंग हो सके इन्वायरमेंटली 2009 में इसको आईएमओ ने अडॉप्ट किया था। गाइडलाइंस का मकसद क्या है कि इंश्योर करे कि शिप जो कि रिसाइकल किया जा रहा है आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ देयर ऑपरेशन लाइफ, यानी जब उसका ऑपरेशन लाइफ का एंड हो जाए उसके बाद जो उसको रिसाइकल किया जाएगा इससे कोई भी अननेसेसरी रिस्क ना हो ह्यूमन हेल्थ पे, सेफ्टी पे और इन्वायरमेंट में। लेकिन हम लोग को एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखना कि कन्वेंशन जो अभी तक लागू नहीं हुआ है हांगकांग कन्वेंशन, क्योंकि अभी तक ये रेटिफाई नहीं किया गया 15 नेशन के द्वारा, रिप्रेजेंटिंग 40% ऑफ वर्ल्ड मर्चेंट शिपिंग, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हो 40% वर्ल्ड मर्चेंट शिपिंग को बाई ग्रॉस टनेज कैपेसिटी से। एंड मैक्सिमम एनुअल शिप रिसाइकलिंग वॉल्यूम जो है 3% से कम नहीं होना चाहिए कंबाइंड टनेज ऑफ द कंट्रीज के। अब रिसाइकलिंग ऑफ शिप इन इंडिया एंड नेवल, जो रिसाइकलिंग होता है शिप का इंडिया और उसके नेवर पर, इंडिया लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग प्लेयर है वर्ल्ड का, रिसाइकल करता है अराउंड 70 लाख क्रॉस टनेज एवरी ईयर। ठीक है, तो 70 लाख टन जो है इंडिया शिप रिसाइकल करता है हर एक साल। उसके बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड चाइना, तो पाकिस्तान और चाइना जो वो थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर है इस फील्ड में। अराउंड 800 व्हीकल जो है भेजे जाते हैं ब्रेक करने के लिए हर एक साल पूरे वर्ल्ड में। इंडिया जो है अराउंड 30% उसका इंडिया ही करता है, एवरेज 250 शिप जो कि इंडिया रिसाइकल करता है, ज़्यादातर कहाँ पे, अलंग गुजरात पे। तो इंडिया का पूछ सकता है कि शिप रिसाइकलिंग फैक्ट्री जो है आपका जो शिप रिसाइकल होता है कहाँ पे, तो अलंग गुजरात पे, और भी जगह होता है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अब आज हम लोगों ने क्या पढ़ा हम उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था ताकि वो हमको आसानी हो। तो पहला तो हम लोगों ने वर्ल्ड फूड डे जाना, तो वर्ल्ड फूड डे कौन मनाता है, कब मनाता है और क्या टारगेट था। अब यूएनएचआरसी के बारे में हमने जाना था, इसके मेंबर कितने थे, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, सब जान लिया। भानु अथैया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, भानु अथैया थी कौन, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है और ये क्यों न्यूज़ में आया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कब मनाया जाता है ये हमको पता होना चाहिए। यार इस फंड बता रहा था ये आर्म फोर्स के लिए है, तो ये भी हमारे सिक्योरिटी डिफेंस के बात है, तो इसलिए हम लोग जाने। कपिला प्रोग्राम पीआईबी का टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों है, तो पेटेंट से रिलेटेड है, ये स्टूडेंट को बताएगा उनका अधिकार क्या हुआ, कैसे पेटेंट फाइल किया जाए, इन सब के बारे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन जो कि आपका इकोनॉमी का सेक्शन था, तो ये कौन ला रहा है, इसमें क्या होगा, गोल्ड फॉरेस्ट किस किस को टारगेट किया जा रहा है हमको ये पता चला। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम जान लिए कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ, इसके में कितने मेंबर हुआ, इसका काम क्या है। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, तो इसमें हम लोगों ने जाना इसको कब लॉन्च किया गया था, ये इसका सेकेंड फेज है। थैलेसीमिया होता क्या है ये सब। न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम के बारे में हम लोगों ने जाना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्या होता है, इसकी वर्किंग कैसे करेगा, न्यूज़ में है तो हम लोगों ने इसके बारे में भी डिस्कस किया। और नेशनल अथॉरिटी फॉर रिसाइकलिंग ऑफ शिप हमारा जो लास्ट टॉपिक था, इसमें कि किसको बनाया गया है, अथॉरिटी दिया गया, तो डायरेक्टरेट जनरल को हम लोगों ने ये जाना। इंडिया में कहाँ पर रिसाइकल होता है, इंडिया का पोजीशन क्या है, रिसाइकलिंग को करके कौन सा कन्वेंशन है, ये सारे फैक्ट हम लोगों ने जान लिए। तो इन सब फैक्ट के बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का एमसीक्यूज हो व मेंस में भी हम पुटअप करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ये हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम का हैंडल है। आप हमें इन सब माध्यम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे अहेड।